साथियों, आज फिर एक बार हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में बहुजन राजनीति की। 1987 में जम्मू कश्मीर में बहुजन राजनीति किस प्रकार चल रही थी और ख़ास करके बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर में कैसे काम कर रही थी। जो शख्स इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, अमरनाथ डोगरा, जिन्होंने 1987 में यहाँ से इलेक्शन लड़ी, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ी। अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। उस वक्त ये कंटोनमेंट हुआ करती थी और ये इलाका जो था, यहाँ पर जब इलेक्शन हुई, हालात कैसे थी और बहुजन समाज के लोग एकदम कांशीराम के विचारों के ऊपर क्यों चलना शुरू हो गए, उनके विचारों को फॉलो करना क्यों शुरू कर दिया। और जब इन्होंने इलेक्शन लड़ी, उस इलेक्शन के दौरान पैसों का किस तरीके से बंदोबस्त किया जाता था, पार्टी के जो कार्यकर्ता होते थे उन कार्यकर्ताओं के खाने पीने का बंदोबस्त कैसे होता था, और इलेक्शन के लिए लोगों के घर में जाकर के क्या बातें की जाती थी, उस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमरनाथ डोगरा जी। स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। आपके आरटीआई चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि आप लोगों ने कम से कम ये बहुजन के समाज के लोगों का बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी बात को सरकार तक पहुंचाने का आपने जो तहिया किया हुआ है, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं आरटीआई चैनल के। धन्यवाद सर। मैं डोगरा साहब एक चीज़ जानना चाहता हूँ, 1987 का वो वक्त और ये इलाका जी बताया जाता है कि आपने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि ये कंटोनमेंट एरिया था। जी अब गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है जी और उसके बाद में ये बहू में आ चुका है और कुछ इलाका साउथ में आ चुका है। उस वक्त जब इलेक्शन लड़ने के लिए निकलते थे जी तो बताया ये जाता है कि खाने का बंदोबस्त और वर्करों के रहने का इंतज़ाम, ये चीज़ें कैसे मैनेज की जाती थी, कैसे किया करते थे? बिल्कुल, ये आपका पूछना दुरुस्त है कि तब ऐसे हालात थे हमारे समाज के कि हमारे समाज के पास इतने वसीले नहीं थे, इतना हमारे पास ये कर नहीं पाते थे, मुश्किल से अपना गुजारा चलता था। तो उस वक़्त क्या हुआ है कि मैं जहाँ जहाँ मैं अपना प्रचार के लिए निकलता था, मेरे साथ पंजाब से कुछ साथी आए हुए थे जो कि मेरी साथ शाना बिशाना वो चलते रहे। मेरे को ज़रूरत थी गाड़ियों की और मेरे को ज़रूरत थी उस वक़्त ये जो बैटरीज़ वगैरह और जो जितना प्रचार करने का माध्यम जो होता है उसके लिए सारा स्पीकर्स वगैरह सब कुछ चाहिए होते थे। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने यहाँ किसी गंग्याल से किसी का बोल के बोला हुआ था कि आपको पैसे मिल जाएंगे। तो जहाँ मैं जाता था वहाँ क्या करते थे, वहाँ उसी गांव के मैंने 86 गांव 86 गांव हुआ करते थे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो इन गाँव को और उसके अलावा ये गांधीनगर का एरिया, सतवारी कैंट, जम्मू कैंट का एरिया सतवारी, और उसके साथ जो बेयर हाउस का एरिया, उसके साथ जो यूनिवर्सिटी का एरिया, बाउफोर्ट का एरिया, ये सारा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, छन्नी चौदियाँ, ये सारा एरिया मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ करता था। तो इन सब 86 गांव में जाना और फिर मतलब रोज़ तो नहीं सब अटेंड कर सकते थे, 4-4, 5-5, 6-6 ऐसे बांट करके हम प्रोग्राम रखते थे, 4-4, 5-5 गाँव का एक जगह पे इकट्ठे करके। तो इसी संदर्भ में मैंने क्या, मेरे साथ जो बाहर के लोग आए हुए थे वो तो गाना बजाना और जागृति गाने वगैरह, जो भजन वगैरह ये गा के सुनाते थे लोगों को और लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। हमारे पास इतना वसीला तो था नहीं, तो हम जैसे कैसे करके हम इसको चलाया इस काम को। जहाँ मैं जाता था वहीं के लोग जो हैं, उसी गांव के लोग 10-10 रुपये, कोई 20-20 रुपये, कोई 40-40, 30-30, ऐसे 50-50 करके वो इकट्ठा करके देते थे। तो उसी से काम चलता था। उस वक्त मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि जिससे कि मैं अपने पास से कोई पैसा
खर्चा करने के लिए नहीं था मेरे पास। और मेरे को जो इलेक्शन जो है ये मैंने मर्जी से नहीं लड़ी गई, ये मेरे ऊपर ऐसा है कि एकदम बाय ऑर्डर श्री काशीराम जी ने, जब मैं यहाँ वो आए एक बार, जब उन्होंने वितरण कर दिया था पूरे मैंडेट्स का, 22 मैंडेट्स का उन्होंने वितरण वहाँ से दिल्ली से कर दिया था कि कुछ साथी हमारे यहाँ से गए थे वहाँ पे साहब के पास, उन्होंने जो सिफारिशात की थी उनके आगे, तो उन्होंने उसके मुताबिक उनको दे दिया। लेकिन 3 कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी थी वो बच गई थी, जिसमें कि जस्टिस जो अभी रिटायर हुए हैं हाई कोर्ट से, गांधी जी, RC गांधी जी, वो उनकी एक जंदरा गरोटा से जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ से लोगों की डिमांड थी। क्योंकि ऐसा मुझे तब ज्ञान हुआ, ऐसे पता लगा मुझे कि जब काशीराम साहब उसके बाद में यहाँ आए कि मैं सूरत हाल देखूंगा वहाँ के आकर के कि किसको क्या चाहिए तो मैं उसको फिर दूंगा। लेकिन यहाँ जब वो आए तो कृष्णा नगर गुरु रविदास गुरुद्वारे में वहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग हुई। तो मीटिंग में क्या हुआ कि ये ब्रदर जो थे अपने चड़गोत्रा ब्रदर और ये गांधी ब्रदर जो है, इनकी आपस में कोई लड़ाई, अपना कोई मतलब इख्तलाफात थे, तो जिनके ऊपर इनकी आपस में ही चलती रही बातचीत। तो काशीराम साहब जो हैं वो तो दुखी होकर के उन्होंने फिर ये बोला कि मेरी बस का टाइम हो गया है, आप लोगों की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, तो मेरी बस का टाइम हो गया, मैं तो जाऊँगा अभी। तो वो निकल गए। उसके बाद जितनी जनता वहाँ पर आई हुई थी, सब लोग एक कॉर्नर में, दूसरे कॉर्नर में, तीसरे कॉर्नर में, चौथे कॉर्नर में ऐसे खड़े होकर के तसरात करने लग गए और बोलने लग गए कि एक दूसरे से कि भाई ऐसा है कि यार ये जो साहब ने अभी ठीक नहीं किया है, वो चले गए हैं, ये इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, इनकी लड़ाई में तो जो काम करने के लिए आए थे वो तो हुआ नहीं। तो क्या कि लोग ये बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, मैं तो सुनता रहा, मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैंने तो सुनता रहा, देखता रहा मैं घूम घूम के कि क्या कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। तो उसमें मुझे ऐसा पता लगा कि मतलब वो जंदरा घोटे की सीट से तो RC गांधी जी को मिलनी चाहिए था, ये मैंडेट जो यहाँ का था वो उनको मिलना चाहिए था, और आरसपुरा का जो है भगत ठाकरदास जी को मिलना चाहिए था, और जो इसका रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का है वो एडवोकेट सेवारमन जी को मिलना चाहिए था। तो इस वक्त तो वो तीनों बेचारे, मेरे ख्याल में 2 तो उनमें से नहीं है, RC गांधी तो अभी है लेकिन ही इज़ ऑन द लास्ट बेड, ऐसा कुछ मुझे लगता है कि ऐसा है, वो ठीक नहीं चल रहे हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। अच्छा, उस वक्त ये सामग्री का इंतज़ाम जो है इलेक्शन की प्रचार के लिए, सामग्री का इंतज़ाम, प्रचार प्रसार की सामग्री का इंतज़ाम कैसे किया जाता था? कि हमारे पास सामग्री ऐसा कि खाने पीने का जो इंतजाम था वो तो जो लोग मतलब पैसे देते थे, हम कुछ उसमें से डीजल पेट्रोल जो है, एक मेरे पास आधा ट्रक हुआ करता था जो फौजी निशान गाड़ी का बनाया हुआ था, एक भाई ने वहाँ से मेरे को लगा दिया उसने, लेकिन डीजल पर तो डालना पड़ता था ना, वो तो बेचारा सब कुछ नहीं दे सकता था ना, तो उसने और मैंने जैसे सब पूरा लाउड स्पीकर वगैरह सब लगा दिए थे। एक जीप मैंने अपने दोस्त से ले ली यहाँ से, बड़ी ब्राह्मणा से, वो महाजन था, उसने, मैंने बोला भैया ऐसा है कि ये तेरे पास जो 50 नंबर की जीप है, ये मेरे को 2-1 महीने के लिए, 15-20 दिन के लिए इलेक्शन में, मेरे पास तो कुछ सोर्स नहीं था ना, साइकिल भी नहीं था मेरे पास, तो मेरे साले जी ने उधर से कठुआ से भेजा मेरे को लूना भेज दी उसने मेरे लिए, मोपेड वो भेजी उसने मेरे को, कि बोला जीजा जी ये मैं भेज रहा हूँ, आप इसको इस्तेमाल कर लो, जितना, हाँ जितना कर सकते हो उतना कर लो। लेकिन फिर क्या है कि मेरे को इसने मिल गया, तो उसमें मैंने पेट्रोल डालना और 100 रुपया रोज़ का उसके साथ मैंने ये किया कि 100 रुपया रोज़ का मिल जाया करेगा आपको, लेकिन रोज़ का क्या क्या इकट्ठा ही दे दूंगा मैं। बोला कोई बात नहीं। उसने बोला कोई बात नहीं डोगर साहब आप ले जाओ, ये आपकी गाड़ी है, ले जाओ, कोई बात अच्छा, लोग कितना पसंद कर रहे थे जब आप गांव के अंदर जाते थे? पसंद क्या है कि जब मैं कहीं भी जलसा करने के लिए जाता था, जब मैं बात शुरू करता था अपने समाज के बीते ज़माने की, कि बहुत पुराने ज़माने से जब के हमारे लोगों के साथ क्या व्यवहार हमारे उच्च जाति के भाइयों ने आज तक किया है, तो मैं जब बात सुनाना शुरू करता था तो जो बुजुर्ग लोग होते थे, जंग जो थे, जनरेशन जो है, उनको तो समझ कम आती थी, लेकिन जो पुराने बुजुर्ग लोग थे उनको समझ में खूब आती थी वो बात, क्योंकि मैं डोगरी में बात करता था उन लोगों के साथ, तो उनको पूरी समझ में आती थी। तो बोलते हाँ बेटा यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई, आगे बताओ कि आगे क्या हुआ। क्या बात करते थे आप? वो मैं ये बोलता था कि हमारे लोगों के साथ ये व्यवहार किया जाते थे, हमारे लोगों को सफ़ेद कपड़े पहनने के
नहीं पहन करके शादी में नहीं जा सकते थे, एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं जा सकते थे, जूते पहन के नहीं जाने देते थे, जूते हाथ में पकड़ करके के सफ़ेद कपड़े ऐसे लपेट कर करके उसमें बोरी बारी में रख करके, जैसे कपड़े में किसी में लपेट करके ऐसे लेकर के जाते थे। और जब उस गांव के नज़दीक पहुंचते थे तो वहां जा करके ये लोग वो कपड़े पहनते थे। ये हालात जम्मू में थे? जी, ये जम्मू में क्या पूरे इंडिया में उस वक्त ऐसा ही चलता था। तो यहाँ क्या हुआ कि मतलब ये हमारे लोग बहुत दुखी, तो हमारे लोगों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जानते। हम स्कूल में बता रहा हूँ कि अपनी, कि उस वक्त हमारे साथ क्या होता था जब हम स्कूल में एडमिट हुए थे, दाखिल हुए। ये स्कूल हमारा एक कालूचक था, मास्टर पंडित जी है, उसको वो शतूत की लंबी एक सोटी होती थी, वो लंबी शतूत जो है पतला होता है आगे से ना, तो उसमें लचक होती है। तो उसने बोलना ये अलिफ, तो वो जो अलिफ दिखा रहा है वो ते के ऊपर था। अच्छा। तो हमारे जैसे जो थे वो ते ही अल्फ ही पढ़ते थे ना उसको। तो उस तरीके से हमारे लोगों को मतलब वो पढ़ना विढ़ना का काम जो है ऐसे सिखाया जाता था। और जो दूसरे लोग होते थे उनको आगे टाट बिछा करके उनको बिठाया जाता था। हमारे को घर से बोरियां लेके जाने के लिए बोलते थे कि बोरियां लेके आना। और हम मटके के पास, इधर छन्नी की बात है, ये हमारे गांव के लड़के वहाँ पढ़ते थे। ये मटका रखे हुए होते थे, लेकिन मटके से पानी नहीं पी सकते थे। वो तो हमने भी देखा हुआ है। जब कोई स्वर्ण लड़का आएगा, वो चाहे हम प्यासे मर जाएं, लेकिन जब तक स्वर्ण लड़का नहीं आएगा, वो जब तक वो लगाएगा नहीं, हमको ऐसे छंबा करके पानी पीना पड़ता था। तो हाँ, पानी वो डालेगा, हम टच नहीं कर सकते थे उसको। ये 1960 56 7 8 9 60 61 2 तक की। हाँ, ना वो 9th क्लास तक का स्कूल था वहाँ पर। लेकिन मैं वहाँ नहीं पढ़ता था, मैं सतवारी में पढ़ता था। और मैं ना इधर पढ़ा मैं, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ का क्या। वो लड़के आगे नहीं जा पाए कहीं भी। वो 8वीं 9वीं बस वो गवर्नमेंट हो गए, वो नहीं पढ़ पाए। मैं सरदारों के स्कूल में यहाँ बंदूरख में दाखिला लिया मेरा, ठीक है। वहाँ जा कर के फिर सरदार जी वहाँ मास्टर जी थे, तो उन्होंने मुझे मतलब उर्दू में पढ़ाया उन्होंने। और खैर तब का वहाँ उधर कुछ नहीं था ऐसा, पानी वानी का ये वो चक्कर नहीं था। हम संक्रांत के संक्रांत उधर गुरुद्वारा में जाते थे, मत्था टेकते थे। संक्रांत के संक्रांत हम गुरुद्वारा में जाते थे, वहाँ पर वहाँ से प्रसाद पर मास्टर जी बोलते थे आज जाओ उधर वहाँ पे और भजन कीर्तन सुन के आओ। और फिर वो हलवा वगैरह कुछ मिलता था वहाँ से, वो खाते खाते हम लोग अपनी क्लास में आ जाते थे। तो मैं वहाँ पढ़ गया। मुझे एक किस्सा बताइए जी। जब आप भाषण दे रहे थे और सभी लोग उसे सुन रहे थे और सुनते ही वहाँ का माहौल चेंज हुआ। हाँ। और लोग या तो ताड़ियां मारना शुरू हुए या फिर सन्नाटा छा गया। तालियां नहीं, सन्नाटा छा जाता था जब मैं बात करता था। तो क्या कहते थे? तालियां बोलते थे बेटे हाँ यहाँ तक तो हमको समझ में आ रही है, आगे क्या हुआ ये बताओ। अरे आगे क्या हुआ वो तो आपने भी देखा है। मैं बोला मेरे पास अभी तो समय की थोड़ी किल्लत है, तो मैं बाद में कभी बताऊंगा। तो उससे पहले हमने कैडर कैंप वगैरह कर रखे थे, गांव-गांव में जा करके थोड़ा बहुत उनको नॉलेज पहले भी दे रखी थी। मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए थे उस वक्त, जो यूथ था खास करके। और जो पंजाब से आए हुए थे वो तो बस पूछो ही मत क्या करते थे। वो एकदम वो गाने ऐसे बना लेते थे, वो जागृति गाने जो होते हैं, जागरूक करने वाले, उनको गाना सुनाते थे वो लोगों को। फिर इकट्ठे हो जाते थे दुनिया वहाँ पर। गाँव-गाँव में नुक्कड़ नाटक किए जाते थे? नुक्कड़ नाटक करते शाम को होते थे, वो दिन में भी होते थे, शाम को भी होते थे, जैसे जैसे टाइम मिलता था। यहाँ जितना टाइम। उसके लिए क्या किया कि जो पैसे इकट्ठे होते थे उनमें से फिर वो बोरी आटे की लेकर के वहाँ डाल देनी। मेरे नीचे मेरे पिताजी रहते थे वहाँ पे दूसरी कोठी में, तो उनके लिए सब्जियां मंडी से मंगवा करके डाल देनी और वो बनाते रहना। उन्होंने 2 बंदे उन्होंने छोड़ देने, वो बनाते रहते और खाते रहते थे। दोपहर को जहाँ जाते थे वहाँ मिल जाता था खाने के लिए उनको। सुबह इधर गांव वाले अपने अपने कर देते थे, शाम को मतलब उधर उनको आकर के खाते थे वो। मैंने जब लोगों की तासरात सुने तो मैंने एक लड़के एक हंसराज है यहाँ का सिवाड़ा गाँव का, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था। और एक ये दिलावर सिंह था हमारा, ये शुक्री उर्फ शुक्री बोलते थे उसको। ये भगत लड़का था यहाँ कजवानी का। तो मैंने इनसे बात की कि मैं बोला यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो हमें कांशीराम साहब के पास जाना है। क्योंकि मैं कांशीराम साहब के साथ रह के आया था वहाँ, कई इलेक्शन 2-3 इलेक्शन मैंने लड़वाए थे वहाँ पे। तो कांशीराम साहब को मेरे पर भरोसा भी था।
जब कभी कोई बात होती तो मैं रियलिटी जो थी यहाँ की वो बता देता था वहाँ जा कर के, तो उनको पता चल जाता था कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर मैं गए हम शाम को पहुँचे, सुबह बस में बैठे, हम 6:30-7 बजे वहाँ पहुँच गए दिल्ली में, करोल बाग में, रेगड़पुरा में हमारा वहाँ ऑफिस था। हम वहाँ पहुँचे, महेश राम जी थे वहाँ पे, एक ऑफिस बेरर जो थे, एक दिलीप मेंढा था, एक का नाम मुझे नहीं अभी आ रहा है, उसका नाम महाराष्ट्र के ही थे सब ये। मुझे एक चीज़ बताइए, एक यादगार कोई मीटिंग, कोई रैली ऐसी जिसमें कुछ ऐसा हुआ कि बहुजन समाज के सभी लोग भावुक हुए, या उन लोगों ने ये सोच लिया कि अब बहुजन समाज पार्टी को ही जम्मू कश्मीर के अंदर लाना है और दूसरी पार्टियों को सपोर्ट नहीं करना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हुआ है ऐसा। क्योंकि मैं जब स्मैलपुर गांव है यहाँ नीचे, यहाँ एक बहुत बड़ा जलसे का इंतज़ाम किया गया था। नौग्रां, पृथ्वीपुर, सिकंदरपुर, फिर सिहोड़ा, ये सब गांव का एक जगह मतलब इकट्ठा हुआ थे लोग। तो दोपहर का टाइम था, तो सामाने वगैरह लगाए थे उन लड़कों ने अपने पास से ही। मेरे नई बस्ती में ये जो बरादरी होती है ना, कश्यप बरादरी, और ये कारपेंटर बरादरी, तरखान, लोहार, जितने वहाँ लोग थे, सुनियारे, ये सब क्या है कि इन्होंने अपनी तरफ से ऑटो लगा दिए थे। अच्छा, मेरे प्रचार के लिए। आपको पता नहीं? मुझे पता नहीं है, मैं एक दिन निकला उधर से, तो मैं बोला यार ये किसका प्रचार कर रहे हैं? तो बोले ये BSP मतलब DS4, उस वक्त BSP नहीं थी बनी हुई, तो DS4 का। अच्छा, मैं जब उधर से गया तो काशीराम साहब 3 बजे सुबह आए। 3 बजे सुबह महेश राम ने हमें उठाया, तो कहीं किसी यूपी में नहीं, कहीं मध्य प्रदेश में या कहीं इलेक्शन चल रही थी, वहाँ से आए। तो बोला ये ऐसे ऐसे जम्मू से कुछ लोग आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए, तो बोला बुलाओ उनको। वो 3 बजे ही बुला लिया। हमने मुँह हाथ धोया, ऐसे करके चले गए अंदर ऑफिस में बैठ के। बोला हाँ किस तरह आए हो तुसी? मैं कहा जी जय भीम, पाँव को हाथ लगाया। बोला की काम पै गया, किद्दां आए हो तुसी, की काम है? मैं कहा जी तुसी फैसला तो कुछ करके नहीं आए, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਦਰਾ ਘੋਟੇ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ RC ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਰਸਪੁਰੇ ਦਾ ਠਾਕਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਰਮਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, किन लोगों के लिए कहते हैं, तेन तो पता है नहीं है इदा का। मैं कहा जी की, मैंने तो पता नहीं कुछ भी। कहता वो बेगम अब्दुल्ला को लेके मेरे पास आया था। अच्छा। कौन? RC गांधी, ठीक है। और सेवा रमन वो मेरे पास उसको लेके आया था, अभी उसका नाम भूल गया मेरे को, वो गवर्नर भी रहा है, अभी उसका नाम नहीं मुझे आ रहा है। देखो वो उसको लेके आया था मेरे पास। तो आप तो उनकी लीडर बन के आ गए हो। वो दूसरे बाहर कहीं रहा था, पंजाब में शायद। अच्छा। गवर्नर रहा था वो, सरोर गांव का था वो, अभी मुझे नाम नहीं आएगा उसका। तो ये सब ऐसा मेरे को उन्होंने ऐसे ऐसे करके बोला। मैं बोला जी मुझे पता नहीं कौन किसको लेके आया, उन्होंने पॉकेट कितने ने पता है तुहानू? मैं कहा जी मैंने तो पॉकेट का कोई पता नहीं, लेकिन मैं कहा बाई मैंडेट तुसी उन्होंने कहने दिते ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। आपने ये कांशीराम साहब को कहा? जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। बाकी मैं तो उस वेले साडा मतलब उस टाइम हमारा जो टारगेट था, कोई भी टारगेट रख के आदमी को जाना चलना होता है। टारगेट ये था, पहली इलेक्शन हम लड़े थे, एक काशीराम साहब का कहना था कि पहली इलेक्शन जो हम लड़े थे वो हारने के लिए लड़े थे हम लोग।
अब जो दूसरी इलेक्शन लड़नी है हमने, वो हराने के लिए लड़नी है, अपने सामने वाले को हराना है। और कई तीसरा चौथा आदमी जीत जाए, कोई और जीत जाए, लेकिन उसको हराना है जो मेन है। दुश्मन जो हमारा है कांग्रेस थी, उसको दुश्मन हारी। बीजेपी में तो इतनी ताकत ही नहीं तब। वो बोला कि ये होना है, तो मैं बोला ठीक होगा ऐसे। अच्छा, फिर बोल रहा फिर ये दस भी लीडर तो बन के आ गए हैं, भी ये दस भी कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी तो कौन लड़ेगा फिर? उतों तो सेवा रमन लड़िया सी पिछली बार, उन्होंने अगर नाम केड़ा है रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी दे देने आ, उतों कौन लड़ेगा? तू लड़ेगा उतों जबरदस्ती। हाँ, तू लड़ेगा, लीडर बन के आया ना, लड़ेगा। मैं कहा जी मेरे को तो, मैं कहा तेला कोई नहीं, पैसा कोई नहीं मेरे को, मैं लड़नी किस तरह? मैं तो फौज चों आया, मेरे तो इन्ना मिलिया सी बस। वो मैं इत्थे गड्डी लै ली सी, ते वो भी चरना च अर्पण करती सी, ते बाकी मेरे को हुण है नहीं कुछ भी। मेरे को तो साइकिल भी नहीं है, मैं काहते लड़ूंगा? तुसीं तो साइकिल रैलियां भी करते हुंदे सी, आउंदे सी साडे जम्मू। मैं क्या मेरे को तो वो भी है नहीं। मैं क्या हੱਸ के कहता अच्छा इन्ने चਿਰ ना ਸਾਨੂੰ काउंटर ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਖਿਲਾਰੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਖਿਲਾਰੋ ਤੂੰ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਨਾ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਸ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਲੱਡਣ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਂਦ ਨਗਰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਏ ਮਕਾਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂਡੇਟ ਆ ਗਏ, ਚੱਲ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ 3 ਮੈਂਡੇਟ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਂ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੇਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਲੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਸੀ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਝੀਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਟਾਡੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ 87 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨੇ ਆ। ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਾਡੋਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਦੂਜੀਆਂ ਮੈਟਾਡੋਰਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਪਰਚਾ ਭਰਨ ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾਨਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ। ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰਚਾ ਭਰਨ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਪੱਕੀ ਢੱਕੀ ਜੰਮੂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕੋ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕਾਹੀ ਇਹਦਾ, ਆਰਸੀ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਆਰਸੀ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ। ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਢੱਕੀ ਗਏ। ਪੱਕੀ ਢੱਕੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਿਰਧਾਰੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਝੀਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ। ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਹ MLA ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਪਾਲ ਕੈਪਟਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਝੀਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਖਣੀ ਸਰਖਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਡੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਲੈ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਲਾਸੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ, ਤਲੋਚਨ ਦੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਹੋਣੇ ਆ ਫਿਰ ਹੈਂ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਾਰਮ ਭਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰਚਾ ਭਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗਏ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਗਈ ਕਿ DC ਆਫਿਸ।
ਗਏ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਸੀ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚੇ ਭਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਆਰਸੀ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਗਰਾ ਪਰਚਾ ਭਰ, ਪਰਚਾ ਭਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਧੇਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਵੇਂ? कितनी फीस जमा करवानी थी उसमें? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 500 ਸੀ, ਨਹੀਂ 250 ਸੀਗੇ, ਇੰਨੀ ਜੀ ਸੀ। उस वक्त ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਲੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਭਰੋ, ਹੈ ਪਰਚਾ ਭਰੋ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 25 ਦੇ 25, 25 ਚੋਂ 24 ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। 6500 ਵੋਟ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ? 6500 ਵੋਟ। टोटल कितना वोट था? ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਸੀ ਉਦੋਂ 11,110 ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ 800 ਵੋਟ ਘੱਟ ਸੀ, 862 ਵੋਟ ਘੱਟ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਲੋਚਨ ਦਾਸ ਦੇ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ। बिना पैसों के इलेक्शन, ਜੀ पर्चा भरने तक के पैसे? 15,272 रुपये 19 पैसे खर्चा आया टोटल मेरा। कितना? 15,000। और ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਬਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੋਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? फिर कांशीराम साहब आए, भी हारने के कारणों का पता लगाने के लिए आए थे। कैप्टन हरीचंद करलोपिया साहब, उन्होंने उत्थे हाल सीगा, उत्थे सारे इकट्ठे होए, सारे कैंडिडेट आए, सारिਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਲੰਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਐਚ.ਐਸ. ਬਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ को ਮੰਗਿਆ। कांशीराम साहब कहते भी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 साल पहले इलेक्शन होता है तो हमारे कैंडिडेट को 1200 वोट मिलता है। कितना मिलता है? 1200 वोट मिलता है। और 3 साल के बाद हमारे कैंडिडेट को उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर 6500 वोट मिलता है तो मैं समझ सकता हूँ कि कौन किसके साथ मिला हुआ है। ये जवाब मिला। मैं नहीं जाऊंगा। ना किसी राजनीतिक पार्टी को आपने ज्वाइन किया, ना किसी राजनीतिक लोगों के साथ आप संपर्क में आए, बिल्कुल, और बहुजन समाज पार्टी की ओर भी नहीं गए। मेरा ये सवाल है कि आखिर आखिर आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? क्या आपको इंतज़ार है कि अब दोबारा से बहुजन राजनीति जम्मू कश्मीर में तेज होगी? बहुजन राजनीति तेज होने के बाद यहाँ से लोग जीतेंगे? हम तो ये समझते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारा समाज जो है, अभी जो कांशीराम साहब, श्री कांशीराम जी ने एक एक मोती जो है इकट्ठा करके एक बड़ी माला बनाई थी, वो माला जो है बिखर चुकी है। इसको अभी संवरने में और दोबारा इसको तैयार करने में समय लगेगा। उसके लिए हमें ऐसी कोई अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तरीक़ाकार अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे समाज को दोबारा एक उसी तरीके का, उससे भी बढ़िया जो है एक हमारा जो माला जो है बन जाए, और जिससे कि हमारा समाज जो है आगे बढ़ सके। और आगे आपको आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के लोग संपर्क कर रहे हैं, आपसे बात होती है, टेलीफोन्स आते हैं कि आप दोबारा से बहुजन राजनीति को एक्टिव करें और बहुजन राजनीति को जम्मू कश्मीर में ज़िंदा किया जाए? कई लोगों ने ऐसा कहा है, लेकिन मैंने ये कहा जब तक कि हमारा कैडर मजबूत नहीं होगा तब तक हमारी बहुजन समाज पार्टी दोबारा रिवाइव होना थोड़ा
मुश्किल काम है। इसके लिए आपको नहीं लगता कि आपको अपनी भूमिका निभानी चाहिए? आपका अहम योगदान रहेगा बहुजन राजनीति को दोबारा से जिंदा करने ये है ना कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। जो भी प्रेसिडेंट यहाँ आए, प्रधान बने जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, जो वहाँ से क्या बोलते हैं उनको, जो अब भेजे जाते हैं सेंटर्स, कोऑर्डिनेटर्स। जिस कोऑर्डिनेटर का क्या मतलब होता है, सबको कांटेक्ट करके, खास करके जिन लोगों ने इलेक्शन फाइट किया होता है, ठीक है, और जो लोग कैडर्स होते हैं, उन सबको इकट्ठा करना कोऑर्डिनेटर का काम होता है, ना कि मेरा काम। आपसे कभी संपर्क किया उन लोगों ने? नो, नेवर वंस। मैं एक बार गया था उसमें, ऑफिस में गया था, तो वहाँ उस वक्त जो कोऑर्डिनेटर आए हुए थे, उन्होंने मेरा नंबर वगैरह नोट किया और बोला नहीं आपको बुलाया करेंगे, हमारे इसमें मीटिंग में यहाँ भी जाया करेंगे, हम आपको साथ लेके जाया करेंगे। अब चिंता सताती है कि बहुजन राजनीति जम्मू कश्मीर में समाप्त हुई है, दोबारा से इसे खड़ा करना चाहिए। अगर खड़ा करना हो तो क्या मापदंड रहेंगे, क्या तरीकाकार रहेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे समाज के किसी न किसी तरीके से उत्थान हो। बीएसपी अगर इसको रिवाइव होना है तो इसके लिए कैडर मजबूत करना पड़ेगा, इसको एम्प्लॉइज को जोड़ना पड़ेगा, इससे यूथ को जोड़ना पड़ेगा। यूथ की बहुत ज़रूरत है इस दौर में, ठीक है ना। इन सब के होते हुए हाँ, हम अगर जब अपनी पावर बना लेंगे तो दूसरे को हम आमादा कर सकते हैं, दूसरा हमें हमारी तरफ देखेगा कि हाँ हमें इनकी हेल्प लेनी चाहिए, तो फिर अलायंस की बात बाद में चल सकती है। क्या अब आपको ये नहीं लगता कि आप जैसे लोग जो साहिब कांशीराम साहब के साथ काम कर चुके हैं, उन सब लोगों को मायावती जी से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें मौजूदा परिस्थितियों के बारे में जम्मू कश्मीर की बताना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए? होनी तो चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। काशी साहब श्री कांशीराम जी को गए हुए काफ़ी अरसा होने वाला है, तो इस दौरान फिर चुप्पी क्यों है? इसको बढ़ाया, आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? नहीं, अगर आप लोगों को हमारी स्टेट में आप लोगों को ये करना पड़े, या आप लोगों को बहुजन राजनीति को जिंदा करने का जिम्मा मिले, तो आप लोग कैसे काम करेंगे? क्या मायावती जी से मिलेंगे, इस पर चर्चा करेंगे? आपका कोई डेलीगेशन या आप पुराने नेता जो रहे हैं वो लोग जाएंगे मिलने के लिए? उस वक्त हमारे लोगों में जुनून था, इतना जुनून था कि अब जब ये देखते हैं ना इधर उधर राइट लेफ्ट, ये देखिए इनमें से हमारे जो बीच में से ये तुलसीदास लंगे जो हैं, जो अभी तक जिनको मतलब कि काफ़ी माना जाता है, सतपाल जी थे, डॉक्टर सतपाल जी, ये भी प्रेसिडेंट प्रधान रहे हैं। उधर वो है खुलर जी हैं, और मतलब ऐसे ऐसे गए थे। एक दर्शन जी थे, दर्शन भगत थे। मैं ये चाहता हूँ कि ये सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठे होकर के और सेंटर से डायरेक्शंस लेकर के और फिर इसको रिवाइव करने के बारे में चिंतन किया जाना चाहिए, सोच विचार किया जाना चाहिए। ये सवाल इसलिए है कि आप लोगों ने जिन लोगों के नाम आपने गिनवाए हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, जितनी मेहनत आप लोगों ने की है, जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया है, तो ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि आप नहीं चाहते कि दोबारा ये चीज़ें हों, दोबारा वो राजनीति खड़ी हो? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हमें इसको आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी ना। जब तक हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी, जब तक हमारे पास कोई गाइड नहीं होगा सही, अगर दो जगह पे पाँव रखेंगे तो डूबेंगे। एक नाव में पानी रखेंगे ना पैर तो बच जाएंगे, दो जगह में पाँव रखेंगे तो ये डूबेंगे। आपको नए नेता जो हैं, अब जो बहुजन राजनीति की भागदौड़ संभाले हुए हैं, वो लोग उन लोगों से मिल कर के बात करनी चाहिए, या वो लोग कभी आपसे मिलने की बात करते हैं? कभी टेलीफोन कॉल आते हैं कि मिल कर के बहुजन राजनीति को दोबारा से ज़िंदा किया जाए जम्मू कश्मीर में? नॉट टिल डेट। अभी एक मेरा ये जो आपने मेरा इंटरव्यू छापा था, मैं लोगों तक वायरल किया था ये, तब थोड़े एक दो चार ऐसे लोगों ने कहा है कि आपको आगे आना चाहिए। मेरे पास मेरे से बात करें, अगर सही इरादे से आएंगे तो मैं उनके साथ हो जाऊंगा। अगर वो कांशीराम जी की सोच पे नहीं चलेंगे तो मैं किसी के साथ जाने वाला नहीं हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। अमरनाथ डोगरा हमारे साथ थे, पुराने राजनीतिक रहे हैं, यहाँ पर इलेक्शन भी लड़ी है और 6500 वोट भी लिए हैं। कांशीराम साहब के चहीते थे, वो उनसे प्यार भी करते थे क्योंकि सच बोलने वाले लोगों को वो पसंद किया करते थे और झूठ बोलने वालों को डांटा भी करते थे। अब सवाल ये है कि यहाँ पर बहुजन राजनीति को जिंदा करना, उसे फिर से पुनर्जीवित करना मुश्किल क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं इन पुराने नेताओं से संपर्क टूट चुका है। इन्हें भी दुख है कि उस राजनीति को जिंदा करना ज़रूरी है, उन लोगों को जिंदा करना ज़रूरी है जो लोग बहुजन राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मिसकम्युनिकेशन गैप जो बीच में आया हुआ है, जिसके चलते बहुजन राजनीति कमज़ोर, दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। अगर ये वीडियो मायावती जी के पास पहुंचता है या बहुजन समाज पार्टी के किसी नेताओं के पास पहुंचता है या फिर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं के पास पहुंचता है, तो उन लोगों को इन पुराने नेताओं से मिलना चाहिए, इन लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुजन राजनीति को जितनी पास से ये देख चुके हैं, शायद ही भविष्य में किसी और ने देखा होगा। आप देखते रहे RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंचती, जो दबा दी जाती हैं, छुपा दी जाती हैं। धन्यवाद।